चलिए बाबा, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आ जाइए बाबा, एक क्विक लिंकिंग ले लेते हैं। यस सर, क्विक लिंकिंग दे दीजिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर का। मेरे को लगता है ये चैप्टर इस बार आप इस चैप्टर को एक्चुअली सी ग्रेडेड ही बोला जाता है। सी ग्रेडेड टाइप ऑफ चैप्टर है। यस बाबा, चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सी ग्रेडेड काइंड ऑफ चैप्टर। मैक्सिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स 3 मार्क्स मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है। चलिए आ जाइए सर। हमने स्टार्ट किया था सीखना गुड्स और सर्विसेज से। गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई हो जाता है, सप्लाई चाहे इंटरस्टेट सप्लाई हो चाहे इंट्रास्टेट सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लेवी हो जाएगा, इंट्रा होगा तो सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। जब जीएसटी लेवी होता है, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट को बोला सर हमें दे दीजिए कॉम्पोजिशन लेवी। यस सर, लेकिन एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो अगर गवर्नमेंट ने आपकी एक्टिविटी को या आपके गुड्स एंड सर्विसेज को डाल दिया है एग्जम्पशन में, तो जीएसटी नहीं आएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। यस सर, पॉइंट क्लियर है। अब सर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गया इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, जीएसटी लेवी हो गया, उसके बाद जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। आप कलेक्ट करोगे और पे करोगे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला कलेक्ट जब करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार वैल्यू पता चल गया सर, फिर आप रेस करोगे टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डेबिट डिलीवरी चालान। यस सर, हमने यहां तक कल खत्म कर दिया था। आज हम करेंगे इसके बाद आता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर कि सर एक बार टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह रेस कर दिया है, अब उनको आप मेंटेन कीजिए, मतलब आप मेंटेन कीजिए अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो चलिए शुरू करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। शुरू करने से पहले एक क्विक समरी रिवीजन कर लेते हैं। सर हमने स्टार्ट किया था गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स सेक्शन नंबर 252, सर्विसेज सेक्शन नंबर 2102, गुड्स एंड सर्विस सप्लाई सेक्शन नंबर 7 से हमने शुरू किया था। सर सप्लाई में था सेक्शन नंबर 8, कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई के बारे में बताता था। इंटरस्टेट सप्लाई आएगा सेक्शन नंबर 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। इंट्रास्टेट आता है सेक्शन नंबर 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। यस सर, सेक्शन नंबर 8 बोलता है इंट्रास्टेट सप्लाई के बारे में। उसके बाद आ जाइए 1 मिनट एवरीवन, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, रुकिए। हाँ अब ठीक है। अब सेक्शन नंबर 8 बोलता है इंट्रास्टेट के बारे में। सेक्शन नंबर 9 बोलता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया के बारे में। सेक्शन नंबर 9 बोलता है अगर सप्लाई कर रहे हो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई होगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। अगर सप्लायर है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, सप्लायर का लोकेशन होगा नियरेस्ट कोस्टल स्टेट। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 13, वो बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। सेक्शन नंबर 14 बात करता है ओआईडीआर, 15 टूरिस्ट, और 16 जल्दी बताइए 16 किसके बारे में बात करता है? सर 16 बात करता है जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। चलिए आगे। सर आईजीएसटी का लेवी सेक्शन है सेक्शन नंबर 5, सीजीएसटी का लेवी सेक्शन है सेक्शन नंबर 9, कॉम्पोजिशन लेवी सर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 10 में। उसके बाद आता है एग्जम्पशन, सेक्शन नंबर 11 गवर्नमेंट को पावर देता है टू इश्यू एग्जम्पशन, एंड सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है टू इश्यू एग्जम्पशन विद रिस्पेक्ट टू आईजीएसटी। सर कलेक्टेड एंड पेड होता है बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 22, हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 23, हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। 25 बोलता है प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, 26 डीम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। उसके बाद आता है 27 सीटीपी एंड एनआरटीपी के बारे में बात करता है। 28 अमेंडमेंट। उसके बाद आता है 29 बात करता है कैंसिलेशन। 30 बात करता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के बारे में। यहां रूल नंबर 23 में अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। अब हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15(1) हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) हमने पढ़ा टॉपिक्स, 15(3) हमने पढ़ा डिस्काउंट, 15(4) सर वैल्यूएशन रूल के बारे में बताता था। उसके बाद हमने पढ़ा रूल नंबर 31A, रूल नंबर 32, 33 प्योर एजेंट, 34 सीबीआईसी और गैप रेट, 35 इंक्लूसिव को कैसे एक्सक्लूसिव करते हैं वो बोला गया था इन रूल्स में, रूल नंबर 35 में बोला गया था। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। रेट ऑफ टैक्स आपको क्वेश्चन पेपर में दे देंगे। उसके बाद आता है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। सर ये हमने कल पढ़ा था। सेक्शन नंबर 31 टैक्स इनवॉइस के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर
32 बात करता है प्रोहिबिशन के बारे में, अनरजिस्टर्ड हो तो टैक्स मत लेना, रजिस्टर्ड हो तो एज पर द एक्ट और रूल्स लेना। 33 सर टैक्स अमाउंट टू बी शोन सेपरेटली। 34 क्रेडिट नोट डेबिट नोट। रूल नंबर 55 डिलीवरी चालान के बारे में बात करता है। यस सर, यहां तक रिकॉल हो गया। अब रिकैप के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में। एवरीवन ओवर हियर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आप देखोगे सेक्शन नंबर 35 एंड 36 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर में आप पढ़ोगे। सेक्शन नंबर 35 से शुरू करते हैं। आ जाइए सर, सी ग्रेडेड चैप्टर है लेकिन फिर भी 2 से 3 मार्क पूछ लेते हैं, पढ़ लेंगे। चलिए, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1 बोलता है सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? पहले एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कहां मेंटेन करेगा? शैल कीप एंड मेंटेन at the principal place of business as per the registration certificate, as per the registration certificate जो principal place of business है वहां अकाउंट्स रखेगा। सर क्या क्या अकाउंट्स रखेगा? इन्होंने बोला है true and correct accounts of PCOs, PISIOS। PCOs मतलब सर P for production and manufacture of goods, I for inward and outward supply of goods, S for stock of goods, ITC availed, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, कितना आउटपुट टैक्स पेएबल है, कितना पेड है, सच अदर पर्टिकुलर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 56। सर रूल नंबर 56 कहां है? नीचे है, मैं पढ़ाऊंगा कुछ देर में। चलिए, उसके बाद सेक्शन नंबर 35 सब रूल 1 का प्रोवाइजो है, वो बोलता है सबसेक्शन 1 का एक प्रोवाइजो है, वो बोलता है इफ मोर देन 1 प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है, समझ लीजिए एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो एडिशनल प्लेस के अकाउंट्स आपको एडिशनल प्लेस पे रखने हैं। अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस एट सच एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां एक सर्कुलर है, सर्कुलर क्या बोलता है? रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग बुक्स इन केस ऑफ ऑक्शन ऑफ टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा। सर समझ लीजिए यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे एक टी बोर्ड है, टी बोर्ड में क्या हो रहा था सर? टी बोर्ड में ये जो टी सेलर्स है ये क्या कर रहे थे? टी सेलर्स यहां आ रहे थे, अपना टी यहां स्टोर कर रहे थे ताकि ऑक्शन हो। यहां ऑक्शनियर क्या कर रहा था? ऑक्शनियर यहां आके ऑक्शन भी कर रहा था। तो गवर्नमेंट को इन लोगों ने पूछा सर मैं यहां से अपना टी स्टोर कर रहा हूं ताकि जो बायर्स है वो जब आए ऑक्शन में वो टी देखे और टी खरीद ले। तो सर ये जो लोग थे ये क्या कर रहे थे? अपना टी यहां स्टोर कर रहे थे। जब टी आप टी बोर्ड में स्टोर कर रहे हो या एक ऑक्शनियर आके यहां ऑक्शन करा रहा है, तो डोंट यू थिंक सप्लायर के लिए उसका ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए? एंड टी ये जो ऑक्शनियर है इसको भी ये जगह को टी बोर्ड को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस सर, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है तो आपको अकाउंट्स relating to such place should be maintained at the additional place of business। मतलब आपको यहां अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन हंड्रेड्स ऑफ सेलर यहां टी बोर्ड से टी सेल करते हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो सेलर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां मेंटेन करें? एंड हेंस गवर्नमेंट ने बोला जो ये सेलर ऑक्शनियर है ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रिलेटेड अकाउंट्स अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन कर लेंगे और अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को बता देंगे कि सर हो सकता है कि टी बोर्ड को हमने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया है लेकिन वहां के अकाउंट्स हम अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में ही मेंटेन कर रहे हैं। यही बोला गया है, प्रिंसिपल एंड ऑक्शनियर कैन डिक्लेयर द वेयरहाउस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये जो लोग हैं ये लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करेंगे। ये सप्लायर वगैरह जो भी अपना टी स्टोर कर रहे हैं उस टी बोर्ड को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करेंगे, लेकिन but books relating to additional place of business can be maintained at principal place of business. Also they shall intimate jurisdictional officer in writing कि सर टी बोर्ड में जो भी काम हो रहा है उस रिलेटेड अकाउंट्स हमने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में रखे हैं। डन सर। नेक्स्ट सर, आप जब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो आप अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे? मैनुअली, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? गवर्नमेंट ने बोला है आपकी मर्जी है, फिजिकली मेंटेन कीजिए या सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कीजिए। मतलब हो सकता है कि आप मैनुअल बुक्स मेंटेन करो, हो सकता है आप टैली वगैरह सॉफ्टवेयर में मेंटेन करो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाहो मेंटेन कर सकते हो। लेकिन रूल नंबर 57 बोलता है रूल नंबर 57 बोलता है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया है तो बेटा उसका बैकअप लेते रहना, कहीं उड़ गया तो डेटा तो बैकअप लेते रहना। जब भी आपसे ऑफिसर मांगे कि वो जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स मेंटेन किया है वो हमें ला के दीजिए तो बेटा प्रोड्यूस कर देना, प्रोड्यूस ऑन डिमांड,
शेयर कर देना फाइल को, पासवर्ड वगैरह। आप बोलोगे नहीं सर फाइल लॉक्ड है, हम पासवर्ड नहीं देंगे। बेटा फाइल दे देना, पासवर्ड भी दे देना, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 35(2) बोलता है नंबर 1, सेक्शन नंबर 35(1) बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। क्या मेंटेन करने हैं? पीसीओज मेंटेन करने हैं। और सर अब आता है सेक्शन नंबर 35(2). सेक्शन नंबर 35(2) बोलता है वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, अगर आप हो ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस या आप हो ट्रांसपोर्टर, तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं लोगों के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस जो होते हैं ये लोगों के लिए गुड्स वेयरहाउस में मेंटेन करते हैं, तो इन पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने बोला इनको मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स ऑफ कंजाइनर, जो कंजाइनर है, जो कंजाइनी है, एंड अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड, जो बोला गया है रूल नंबर 58 में। रूल नंबर 58 बोलता है अगर आप हो ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टर, अगर आप रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है समझ लीजिए, या आप रजिस्टर्ड हो, तो बेटा कोई बात नहीं, आपके पास जीएसटीएन नंबर रहेगा। ट्रांसपोर्टर के लिए एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है फॉर ई वे बिल जनरेशन, ठीक है सर, ये ई वे बिल जनरेशन के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है उन पे कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है अगर ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस या ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके लिए बोला गया है सर आपको सबमिट करना पड़ेगा ENR 01 और ऑब्टेन करना पड़ेगा यूनिक एनरोलमेंट नंबर, ठीक है सर। अब ट्रांसपोर्टर क्या क्या अकाउंट मेंटेन करेगा? ट्रांसपोर्टर मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, क्या गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट किए, क्या डिलीवर कर दिए, क्या गुड्स आपने स्टोर किए ट्रांजिट में, मतलब यहां से यहां गए, कुछ दिन के लिए अपने गोडाउन में स्टोर किया और फिर दूसरे ट्रक में डाल के भेजा है, तो सर आपने कौन से गुड्स अपने ट्रांजिट में स्टोर करके रखे हैं, वो भी आपको डिटेल्स वगैरह मेंटेन करना पड़ेंगे। सर ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस जो है वो मेंटेन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू पीरियड फॉर विच गुड्स रिमेन इन द वेयरहाउस, ओनर ऑपरेटर को मेंटेन करना है कि कितने दिन तक गुड्स उसके वेयरहाउस में रहे, इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स ऑफ डिस्पैच, मूवमेंट, रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स, ये सारे डिटेल्स उसको मेंटेन करने हैं कि सर कितने गुड्स आए, कितने गुड्स चले गए, कितने गुड्स कितने दिन के लिए गोडाउन में थे, वो सारे डिटेल्स आपको मेंटेन करने हैं। उसके बाद बोला है ओनर ऑपरेटर शुड स्टोर गुड्स इन सच ए मैनर कि अगर ऑफिसर आए और उसको बोले कि रमेश सोनी के कौन से गुड्स है, तो ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस उसको दिखाना है कि सर ये रमेश सोनी के गुड्स है। अगर ऑफिसर पूछता है सर ये कौन सी, ये टेक्स्ट बुक्स कहाँ है, चार्ट बुक्स कहाँ है, क्वेश्चन आंसर बुक्स कहाँ है, तो ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस को अच्छे से डिवीजन करके रखना है कि सर कौन सा आइटम कहाँ रखा हुआ है। यही बोला है यहाँ पे स्टोर गुड्स इन सच ए मैनर that they can be identified item wise and owner wise, owner wise item wise identify किया जा सके and facilitate physical verification and inspection by the proper officer, अगर ऑफिसर आके चेक करना चाहे तो चेक भी कर सके। सेक्शन नंबर 35(3) बोलता है अगर कमिश्नर चाहे तो वो नोटिफाई कर देगा एडिशनल अकाउंट जो एक पर्सन को मेंटेन करने हैं। सो समझ लीजिए कमिश्नर ने बोला कि ये जो क्लास ऑफ पर्सन है इनको ये अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो उन क्लास ऑफ पर्सन को वो अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक नोटिफिकेशन इश्यू होगा। सर अगर कमिश्नर चाहे तो क्लास ऑफ पर्सन को रिलीव भी कर सकता है कि सर आपको ये अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं। सो सर नोटिफाइड क्लास कैन ऑल्सो बी रिलैक्स फ्रॉम मेंटेनिंग अकाउंट्स, लेकिन अगर कमिश्नर चाहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज सेक्शन नंबर 35(5). अगर आपको याद है तो बोला गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को ऑडिट करना है। अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको ऑडिट कराना है अगर आपका टर्नओवर क्रॉस होता है 2 करोड़ रुपए, यस सर। लेकिन अब ये जो ऑडिट का रिक्वायरमेंट था इस ऑडिट के रिक्वायरमेंट को डिलीट कर दिया गया है, मतलब अब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। द ऑडिट रिक्वायरमेंट विच वाज देयर to be done from a chartered accountant or cost accountant has been done away with, उसको डिलीट कर दिया गया है और अब आपको ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, जीएसटी ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है, इवन इफ आपका टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है। इसकी जगह अब जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था वो सेल्फ सर्टिफाई करके ही सबमिट करना है, ठीक है सर। हम और बात करेंगे एनुअल रिटर्न के बारे में जब हम जाएंगे अपने रिटर्न्स के चैप्टर में, ठीक है सर। इतना ध्यान रखिएगा ऑडिट का रिक्वायरमेंट डिलीट कर दिया गया है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है इन जीएसटी। सेक्शन नंबर 35(6) बोलता है सर समझ लीजिए आपके गोडाउन में कुछ गुड्स पड़े हैं और उनका आपने अकाउंटिंग नहीं किया, रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर गुड सर्विसेज और बोथ, ऑफिसर बोलेगा पीओ शैल डिटरमाइन टैक्स एज इफ द गुड्स आर सप्लाइड बाय सच पर्सन
प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन नंबर 73 एंड 74 शैल अप्लाई मुटाटिस मुटेंडिस। वो मान लेगा कि वो गुड्स आपने सप्लाई कर दिए हैं और उस पर जो भी टैक्स है आपको देना पड़ेगा। याद रखिएगा, समझ लीजिए आपने बोला कि सर फॉर एन एग्जाम्पल 1000 सामान आए थे, आपके गोडाउन में ऑफिसर ने जाके देखा सिर्फ 300 गुड्स बचे हुए हैं, 500 गुड्स आपने बोले सेल कर दिए, तो ऑफिसर बोलेगा रिमेनिंग 200 कहां गए? आपने बोला चूहे खा गए। तो ऑफिसर बोलेगा इसका अकाउंट्स क्या मेंटेन किया है? आपने बोला नहीं, अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया। तो ऑफिसर मान लेगा कि ये जो 200 गुड्स आपने अकाउंट ही नहीं करके रखे हैं, ये 200 गुड्स आपने सप्लाई कर दिए हैं, अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 36 बोलता है पीरियड ऑफ रिटेंशन, आपको कितने दिन तक अपने अकाउंट्स रिटेन करने हैं। इन्होंने बोला है पीरियड ऑफ रिटेंशन 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। फॉर एन एग्जांपल फॉर द ईयर 1920 एनुअल रिटर्न फर्निश करते हो 31 दिसंबर 2020 तक, तो यहां से आपको मेंटेन करने हैं 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ सर? 12 मंथ्स, 12 24 36 सर, 12 24 36, तो कितना हो गया सर? 72 मंथ्स हो गया। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड 6 ईयर्स, यहां तक आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बोला है ए पार्टी टू अपील रिवीजन प्रोसीडिंग्स बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट, यू शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स for a period 1 year from after the final disposal of the appeal or 72 months whichever is later। समझ लीजिए आपका कोई साल है, आपका कोई ईयर है, उसके रिलेटेड कोई अपील वगैरह चल रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल 1920 रिलेटेड अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं 31 दिसंबर 2020 तक। यहां से आप देखोगे तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स एंड 6 ईयर्स। ठीक है सर, समझ लीजिए आपको 1920 रिलेटेड अकाउंट्स देखने हैं, तो सर आपको मेंटेन करना पड़ेगा अप टू 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, मतलब 31 दिसंबर 26 तक अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। फॉर एन एग्जांपल आपका इस साल का कोई अपील चल रहा था और अपील का डिस्पोजल यहां हो गया, तो सर एक बार अपील यहां डिस्पोज हो गया, अपील डिस्पोज मतलब अपील खत्म हो गया, अपील डिस्पोज्ड ऑफ, एक बार अपील डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, तो यहां से एक साल तक आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं या 72 मंथ्स विच एवर इज लेटर मतलब यहां तक आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आ जाइए रूल नंबर 56। रूल नंबर 56 बेसिकली बोलता है कि सच अदर पर्टिकुलर्स एज प्रेस्क्राइब्ड, मतलब गवर्नमेंट ने अलग अलग लोगों के लिए बहुत सारे अकाउंट्स प्रेस्क्राइब किए हैं। चलिए पढ़ लेते हैं क्विकली। यहां बोला गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, रूल नंबर 56 सब रूल 1 बोलता है अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, यू शैल मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, सप्लाईज अट्रैक्टिंग आरसीएम, इनवॉइस जो आपने इशू किए हैं, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, सारे डिटेल्स आपको मेंटेन करने हैं। रूल नंबर 56 सब रूल 2 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन अदर देन कॉम्पोजिशन शैल मेंटेन स्टॉक डिटेल्स ऑफ, स्टॉक डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें इसका मतलब यह है अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो सर डिस्कस द रिकॉर्ड्स नॉट टू मेंटेन बाय कॉम्पोजिशन डीलर। कॉम्पोजिशन डीलर एग्जाम में पूछ सकते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर स्टॉक डिटेल्स मेंटेन नहीं करता है। ठीक है सर, तो ये बोल रहा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन शैल मेंटेन स्टॉक डिटेल, ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना आपने रिसीट किया, कितना सप्लाई किया, कितना लॉस्ट हो गया, कितना स्टोलन हो गया, कितना डिस्ट्रॉयड हो गया, कितना गिफ्टेड हो गया, कितना फ्री सैंपल था, सारा डिटेल आपको मेंटेन करना है। उसके बाद बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडवांस, कितना रिसीव हुआ, कितना अकाउंट एडवांस पेड हुआ, कितना एडजस्टेड हुआ, सारा डिटेल आपको मेंटेन करना है। सेक्शन नंबर 56 सब रूल 4 बोलता है रूल नंबर 56 सब रूल 4 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन शैल मेंटेन अकाउंट्स ऑफ टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग आरसीएम, कितना टैक्स देना है सर, कलेक्टेड, टैक्स पेड, आईटीसी क्लेम विथ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड डिलीवरी चालान। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो डिटेल्स है ये कॉम्पोजिशन डीलर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो एग्जाम में लिख के आ जाइएगा कि सर कॉम्पोजिशन डीलर ये जो टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग आरसीएम, कलेक्टेड, पेड, आईटीसी क्लेम अलॉन्ग विद टैक्स इनवॉइस, ये डिटेल्स कॉम्पोजिशन डीलर मेंटेन नहीं करेगा। डन। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन
डिटेल्स ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट एंड स्टोर हाउसेस। कौन आपके सप्लायर है, कौन आपके रिसिपिएंट है, क्या कौन से आपके गोडाउन है, सारे डिटेल्स आपको मेंटेन करने हैं। उसके बाद बोला गया है इफ गुड्स आर स्टोर्ड, रूल नंबर 56 सब रूल 6 बोलता है इफ गुड्स आर स्टोर्ड एट अदर देन डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस विदाउट ए वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब आपने कहीं और स्टोर किए अपने गुड्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट, तो पीओ शैल डिटरमाइन टैक्स पेएबल एज इफ गुड्स हैव बीन सप्लाइड। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपने दोस्त के घर पे अपने गुड्स स्टोर किए हैं, ऑफिसर को वो गुड्स मिल गए, तो ऑफिसर बोलेगा रमेश आपने स्टोर नहीं किए, आपने वहां सप्लाई किए हैं और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रॉन्ग एंट्री, एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रॉन्ग एंट्री। सर रॉन्ग एंट्री शैल नॉट बी इरेस्ड, इफेस्ड और ओवररिटन। इनकरेक्ट एंट्री अगर कोई है एक्सेप्ट द क्लरिकल एरर शैल बी स्कोर्ड आउट, मतलब आप स्कोर आउट कीजिए, कट कर दीजिए अंडर अटेस्टेशन एंड देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड। ऐसा नहीं है रबड़ लिया पहुंच दिया, ये बोल रहे हैं आपको इरेज नहीं करना है, वहां उस एंट्री को गलत है ऐसे काट के उसके बाजू में करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करना है एंड अंडर अटेस्टेशन, ये बोल रहे हैं शैल बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन एंड देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड। इन केस ई रिकॉर्ड्स अगर आप मेंटेन कर रहे थे तो जब एंट्री डिलीट कर रहे हो उसका लॉग होना चाहिए, ए लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड और डिलीटेड शैल बी मेंटेन। एग्जाम में पूछ सकते हैं रॉन्ग एंट्रीज का क्या किया जाएगा। नेक्स्ट सर अगर आप एक एजेंट हो तो एजेंट को कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। समझ लीजिए मैं एजेंट हूं, मैं आपसे एक ऑथराइजेशन लूंगा कि मैं आपके बिहाफ में सप्लाई कर सकता हूं, आपके बिहाफ में रिसीव कर सकता हूं, तो पहले बात मेरे पास ऑथराइजेशन होना चाहिए। सेकेंडली कौन से गुड्स रिसीव किए, कौन से गुड्स सप्लाई किए, सप्लाई करने के बाद कितना पैसा आया, जो अकाउंट स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं वो सारे डिटेल्स मेरे को मेंटेन करने हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल टू रिसीव एंड सप्लाई, जो ऑथराइजेशन मिला है वो डिटेल, particulars including DQV, description quantity value of goods or services received, जो goods services मेरे को रिसीव हुआ है, supplied on behalf of every supply principal, कौन से गुड्स मैंने इस प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई किए, इस प्रिंसिपल के बिहाफ पे कौन से गुड्स रिसीव किए, सारे डिटेल मेंटेन करने हैं। डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल एंड टैक्स पेड ऑन गुड्स और सर्विस, सारे डिटेल मेरे को मेंटेन करना है। उसके बाद बोला है एग्जाम में पूछ सकते हैं अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो उसको क्या अकाउंट्स मेंटेन करना है। ही शैल मेंटेन मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल, सर्विसेज यूज, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, स्क्रैप एंड बाई प्रोडक्ट, ये सारे डिटेल एक मैन्युफैक्चरर को मेंटेन करने हैं। उसके बाद समझ लीजिए मैं एक सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो मेरे को क्या डिटेल्स मेंटेन करने हैं। मेंटेन अकाउंट्स विच शोज quantitative details of goods used in the providing of service, मैंने सर्विस देने के लिए कौन से गुड्स यूज किए उसके डिटेल मेंटेन करने हैं। उसके बाद इनपुट सर्विसेज जो मैंने लिए हैं सर एंड सर्विसेज जो मैंने सप्लाई किए हैं सारे डिटेल्स मेरे को मेंटेन करना है। सर अगर मैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मेरे को क्या क्या डिटेल्स मेंटेन करने हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के लिए बोला गया है नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, किसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया। सर डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू, DQV, डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड और यूटिलाइज्ड इन द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जो गुड्स एंड सर्विस मैंने यूज किए। समझ लीजिए मैंने आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने क्या क्या गुड्स सर्विसेज रिसीव किए। सर डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, आपने कितना मेरे को पेमेंट किया है, प्लस नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम whom he received goods और सर्विस, मैंने जो आपको गुड्स एंड सर्विस सप्लाई मतलब यूज किया आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मैंने कहां से खरीदे, वो सारे डिटेल्स मैंने को मेंटेन करने हैं। सर अगर आप हो एक C&F एजेंट, कैरियर या C&F एजेंट, तो C&F एजेंट के लिए बोला गया है आपको मेंटेन करना है ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स हैंडल्ड बाय हिम, shall produce details as and when required by the proper officer, कौन से गुड्स आपने क्लियर करवाए, कौन से गुड्स आपने हैंडल किए हैं, वो सारे डिटेल्स आपको मेंटेन करने हैं और जब ये डिटेल्स मांगे गए बाय प्रॉपर ऑफिसर तो आपको फर्निश करने हैं। इस चैप्टर में देखा जाए तो एक C ग्रेडेड चैप्टर है, लेकिन बेटा क्या होगा ना 3 मार्क अगर एग्जाम में फ्री में मिल जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। ये चार्ट को तो आपको डिटेल में पढ़ के जाना है और ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। डन सर, यहां हमारा चैप्टर ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कंप्लीट होता है। आई बिलीव आप लोगों को मजा आया हो। क्विकली बताइए बाबा क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। यस सर, चैप्टर क्लियर है। चलिए बाबा मैं अपना डिस्कशन ऑन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स यहां क्लोज करता हूं।